शांति। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल और सलाम। ट्रेजर ऑफ एक्सपीरियंसेस के एक नए एपिसोड के साथ हम आपके सामने शामिल हैं। आज हमारे साथ हैं दो विशेष हस्तियां जो अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, कुछ इंस्पिरेशंस हमारे साथ शेयर करेंगे। आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन जी। ओम शांति। ओम शांति। प्रोफेसर गिरीश भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। आपका शांति सरोवर में हार्दिक स्वागत है और आज हम आपकी कुछ स्पिरिचुअल जर्नी के विशेष अनुभव सुनना चाहेंगे। तो डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने अपनी मेडिटेशन की यात्रा 26 साल पहले शुरू की। वे एक इंजीनियर रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं। और प्रोफेसर गिरीश भाई जी MBA के प्रोफेसर रहे हैं। आप डॉक्टर स्वामीनाथन जी के छोटे भाई हैं। तो कैसे इन दोनों भाइयों की ये स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई और ये क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर स्वामीनाथन जी, तो आपने ये जर्नी बहुत ही यंग एज में शुरू कर दी। आप मुंबई में पले बड़े हैं, वहाँ की लाइफ जानी जाती है अपनी फास्ट पेस के लिए। तो आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्शन क्यों और कैसे शुरू हुई? Yes, thank you very much and thanks for your warm welcome. In fact, मैं बचपन से ही जीवन के बारे में कुछ उसकी गहराई को जानने के हमेशा प्रयास करता रहा, but I was more or less a normal person, enjoying my life. लेकिन कहीं ना कहीं अपने लाइफ में वो हैप्पीनेस को मैं ढूंढ भी रहा था। अच्छा। क्योंकि मुझे बताया गया था बहुत अच्छे से पढ़ाई करो तो आपको खुशियाँ मिलेगी। फिर वो हो गया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर मुझे लगा कि जब मुझे जॉब मिल जाएगा देन आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। जी। इस पूरी यात्रा में आई वाज एंजॉयिंग माय लाइफ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन में कहीं एक शॉर्ट सर्किट नजर आ रहा था। अच्छा। जो एवरलास्टिंग हैप्पीनेस या जो रियल हैप्पीनेस है उसको मैं जैसे खोज रहा था। और कहीं ना कहीं मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को भी मैं लेकर थोड़ा उलझ भी रहा था। इट वॉज इन मार्च 1996 व्हेन आई वाज पोस्टेड इन मुंबई। मेरा इंजीनियरिंग सब हो गया था और जो मुझे जॉब चाहिए था वो मिल भी गया था। जी। तो मैं एक दिन मॉर्निंग वॉक में जा रहा था और अचानक मैंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। अच्छा। जहाँ मैंने देखा कि ब्रह्मा कुमारी इसका एक सेंटर था। वैसे मैंने इसके पहले कभी भी ब्रह्मा कुमारी इस विद्यालय का नाम नहीं सुना था। लेकिन वहाँ पर मैंने वो सीन जो देखा कि 6:15 बजे के टाइम बहुत लोग बहुत शांति से बैठकर जैसे मेडिटेशन कर रहे थे। देयर वाज अ लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और वहाँ पर एक परमात्मा का जैसे कास्केट का लाइट भी चल रहा था। तो बाहर से जब मैं चलते चलते वो दृश्य देखा, इट वाज वेरी वेरी अट्रैक्टिव, इट वाज वेरी कूल, इट वाज सो सूदिंग एंड इट वाज रियली टचिंग द स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस। तो मैं चलते चलते वो अचानक वो दृश्य देखा और मैं रुक गया और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई मुझे बहुत प्यार से अंदर बुला रहा है। बट सिंस आई वाज न्यू टू मुंबई तो मैं थोड़ा हिचक भी रहा था और मैं आगे चला गया। फिर मैंने अपने रूम पार्टनर से पूछा। अच्छा। तब उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है एंड दे टीच यू द राजयोगा मेडिटेशन। ये जो राजयोगा मेडिटेशन है ये शब्द मुझे बहुत स्पर्श कर गया एंड आई वाज वेरी क्यूरियस कि भाई ये राजयोगा बचपन में मैं सुना था। तो इस तरीके से मैं वहां पर गया और कहीं ना कहीं ये जो एक हफ्ते का जो कोर्स में मैं जीवन से जो उलझने वाले जो सारे प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया। इस तरीके से मेरी स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ हुई। ओके। तो आपको तो परिचय मिला, तो फिर आपके छोटे भाई को कैसे इसका परिचय मिला और वो कैसे चल पड़े इस मार्ग पे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम दोनों भाइयों को एक साथ आपने इस प्रोग्राम में इनविटेशन दिया। और मैं जहाँ तक समझता हूँ इस आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारे जो मेरे पड़ाव रहे हैं आध्यात्मिक जीवन के, वो कहीं ना कहीं स्वामी भाई से जुड़े हुए हैं। ओके। और मुझे इस स्पिरिचुअल लाइफ में मैं लाने के निमित्त भी वही बने हैं। और बस मैं एक ही घटना सुनाऊंगा कि जब वो बॉम्बे से एक बार जहाँ मैं पढ़ाई करता था और रहता था मध्य प्रदेश में, वहाँ जब वो आए थे तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। और एक और बात मैं थोड़ा क्या कहूँगा, एक रहस्यमय बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बचपन में हमारा बिल्कुल जमता नहीं था। अच्छा। ये बात तो राइट है। हाँ, हम हर बात में हमारा डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन रहता था। वो अगर ईस्ट बोले तो मैं वेस्ट को ही जाना पसंद करता था। हमारा बिल्कुल इक्वेशन बहुत रफ था। यहाँ तक गिरीश भाई आपको याद है कि एक बार उसने बोला था
कि स्वामी भाई अगर आप इंजीनियरिंग करोगे तो जिंदगी भर में कभी इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। अच्छा, ओके जी, तो हमारा बहुत थोड़ा 36 का हिसाब मतलब जो वो लाइन लेंगे आप उसके ऑपोजिट लाइन लेंगे। हाँ, बट यहाँ पे सेम लाइन पे कैसे आ गए आप? हाँ, ये भी चमत्कार ही है एक प्रकार का। तो जब वो एक बार जबलपुर जहाँ हम रहते थे वहाँ पर आए, किसी ऑफिशियल कार्य से आए, तो उन्होंने ब्रह्मा कुमारी के बारे में बहुत सारी बातें शेयर की। और चूंकि मेरा पहले से ही वो जो कह रहे हैं उनको नकारना ही है, उससे उस डिफरेंस लाना ही है, मैंने बहुत इजीली उसको स्वीकार नहीं किया। और उसके पीछे एक और भी कारण था कि हमारा जो भक्ति के जो संस्कार थे जी, वो उनकी बातों के साथ मैच नहीं कर रहा था। ओके, सो वो थोड़ा सा एक चैलेंज था। लेकिन एक जो कैसेट वो लेकर आए हुए थे, अच्छा, जो मुझे आज भी याद आता है, स्मृति पुष्प 6। उस समय कैसेट हुआ करता था जो स्पिरिचुअल गीत, अच्छा, ब्रह्मा कुमारी के जो बहुत अच्छे अच्छे गीत होते थे, मेडिटेशन सॉन्ग होते थे। तो वो मैंने इनको कहा आप ज्ञान भले लेकर जाइए लेकिन वो कैसेट छोड़ के जाइए। और वो गीत जो था मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था और वो मैं उसको सुनता भी था। और उसके बाद मैं जब फाइनल ईयर में आया तो मुझे अपना जो समर इंटर्नशिप करना था, जो एक प्रोजेक्ट होता है, हमको कैपस्टोन प्रोजेक्ट बोलते हैं, MBA के बच्चों को करना पड़ता है, तो वो मैं बॉम्बे में आकर मैंने किया। और वो करने के दौरान फिर वापस मैं स्वामी भाई के साथ ही उनके साथ रहा और हमारा बहुत ज़्यादा डिस्कशन होता था। डिस्कशन तो एक माइल्ड शब्द है, आर्ग्यूमेंट ज्यादा होता था। लेकिन वहाँ मैंने एक बात का ध्यान रखा था कि क्योंकि उस समय मैं ये स्पिरिचुअल लाइन में ऑलरेडी आगे बढ़ गया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि गिरीश भाई आ ही रहे हैं पढ़ाई करने के लिए जी। तो कहीं ना कहीं ये विद्यालय और यहाँ की टीचिंग्स ने मुझे ये प्रेरणा दी कि इनको बहुत स्नेह देना है। मैं कितना कर पाता था मुझे नहीं पता है, आपके बिहेवियर में चेंज आ चुका था तब तक? मैंने कोशिश तो की थी उस समय। इनको बहुत प्यार से मैं भोजन बनाकर खिलाता था, क्योंकि मुझे once I started walking to this line of spirituality, I realized क्योंकि मैं बड़ा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे उसको स्नेह प्यार पालना देनी चाहिए। जी। तो फिर हमारा बहुत डिस्कशन होता था, तो हमने एक एग्रीमेंट पे हम आए कि भाई हम इतना आर्ग्यूमेंट ना करें, पहले आप अपनी पूरी बात सुना लीजिए और फिर मैं सुनने के बाद में प्रश्न करूं, क्योंकि हमारा वो प्रश्न उत्तर बहुत ज़्यादा होता था। उसका भी एक आधार ये था कि जहाँ तक हमारा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग था जो बच्चे पढ़ते हैं, और वो ये था कि हर चीज़ का एक रेफरेंस होना चाहिए। जैसे कोई रिसर्च भी करता है तो हम लिटरेचर स्टडी करते हैं कि इससे रिलेटेड बातें पहले जिन्होंने किया है उन्होंने क्या क्या इसके बारे में अध्ययन किया। और मेरा एक ही स्वामी भाई के साथ आर्ग्यूमेंट जो चलता था वो ये था कि आप जो बातें बता रहे हैं उसका कोई रेफरेंस नहीं है। कुछ कुछ बातों का रेफरेंस है हमारे शास्त्रों में, जी। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ वो तो लाखों वर्षों पहले हमारे शास्त्रों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो जैसे कि आत्मा एक शरीर छोड़कर मनुष्य शरीर ही धारण करेगा, ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। और हमारा अंडरस्टैंडिंग जो आज तक हमने पढ़ा था, जो अनुभव किया था, वो तो अनेक योनियों में जन्म लेगा। तो मैंने कहा आप है ना अपनी मनगढ़ंत कहानी सुना रहे हो, यू आर मेकिंग सम स्टोरी, देयर इज नो बेसिस फॉर इट, देयर इज नो रैशनल बिहाइंड इट। क्योंकि आज भी विज्ञान भी कोई चीज पर रिसर्च करता है तो उसके बेसिस को कुछ ढूंढता है, उसका आधार बनाता है। तो फिर स्वामी भाई ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, या तो मैं अपना पहले सुना देता हूँ या आप अपना पूरा सुना दो, हम बीच में एक दूसरे को रोकते टोकते नहीं हैं। तो मुझे तो पता था मेरा भक्ति वाला जो जानकारी है या नॉलेज है वो करेक्ट है, क्योंकि वो तो कितने महापुरुषों ने लिखे हैं, संत महात्माओं ने लिखे हैं। आपका तो नया ज्ञान है, उसका कोई बेसिस नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैं पहले आपका सुन लेता हूँ पूरा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आकर के एक 7 डेज का कोर्स होता है। अब दूसरी बात मेरे साथ जो चैलेंज थी, क्यों मैं इसको बहुत सहज स्वीकार नहीं कर पा रहा था, वो ये था कि जब हम बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे तो कहीं ना कहीं ये बात हमारे बुद्धि में डाल दिया था कि संसार में हर चीज प्रॉफिट के लिए ही होती है। और मुझे इवन एनजीओ भी एट द एंड ऑफ द डे वो प्रॉफिट लॉस को तो देखते ही हैं जी। मुझे बस इस बात का प्रॉब्लम था कि आपकी संस्था भगवान को प्रोडक्ट बना करके पैसे कमाते। अच्छा। और बाकी जो संस्थाओं के जो भगवान है, गुरु हैं, कम से कम उनके पांव छू सकते हैं, उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। इनका भगवान तो दिखता भी नहीं।
जो निराकार है, अब उसके नाम पर आप लोग बिजनेस करते हो। मेरे को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। मतलब आपके बहुत स्ट्रांग ओपिनियंस थे एंड Yes. बिल्कुल ऑपोजिट थे उसके जो पीछे आप कारण था बिलीव कि करते फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कर रहे थे। ओके। आई मीन देयर हैज टू बी अ प्रॉफिट मोटिव। और मुझे तकलीफ इस बात का था कि भगवान को भी प्रॉफिट, और मुझे लगता था ये भगवान को यूज कर रहे हैं और उनके नाम पर आप लोग पैसा कमा रहे भक्त जनों से या जो भी है। लेकिन मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी एंड दैट वाज माय फर्स्ट पॉजिटिव, एक तो वो गीत था और दूसरा ये पॉजिटिव जो इम्प्रेशन था कि इन्होंने कहा कि 7 डेज का कोर्स में कोई चार्जेस नहीं होगा। क्योंकि मैंने कहा अब आप मेरे को उसका फीस चार्ज करोगे, यही होता है मतलब पैसे कमाने का। तो मैंने कहा कि आप लोग पैसे नहीं चार्ज करेंगे। तो फिर मैंने उनसे पूछा फिर इतनी बड़ी संस्था क्यों बनाया जब पैसे ही नहीं चार्ज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। दैट वाज माय सेकंड वंडरफुल इम्प्रेशन, द टचिंग पॉइट जो आपको दो महत्वपूर्ण रहे। और उसके बाद फिर हमने जो 7 डेज का कोर्स जो था वो फिर ज्वाइन किया और उस हिसाब से फिर ये आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई। तो आपको ये दो विशेष बातें इस संस्था की अच्छी लगी कि जो परमात्मा के प्रति अच्छे अच्छे गीत हैं वो आपको दिल को छू जाते हैं, और दूसरा कि यहाँ पे परमात्मा की जो ज्ञान है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो बहुत ही सुंदर। तो इस प्रकार आपने कोर्स किया, आई अंडरस्टैंड। तो फिर उसके बाद कुछ आपको विशेष ऐसा अनुभव हुआ जो फिर आपने इस मार्ग को कंटिन्यू किया और स्वामीनाथन जी के ही इन लाइन आप रहे? जी, उससे ही जुड़ी हुई कड़ी मैं आपको बताता हूँ। जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें जब कोर्स करने के लिए गया, उसमें 2 विशेष मेरे बहुत अच्छे अनुभव थे। और पहली बात तो मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि जो रियल स्पिरिचुअलिटी होता है वो विश्व कल्याण के लिए होता है, आत्म उन्नति के लिए होता है। उसमें वो बिजनेस मोटिव जो है वो ब्रह्मा कुमारी इसमें मुझे नहीं नजर आया, नंबर 1। और जब मैं कोर्स करने के लिए गया तो मैंने स्वामी भाई को कहा कि जो भी मुझे कोर्स कराएंगे मैं उनसे बहुत प्रश्न पूछूंगा, क्योंकि मैं इनको भी बहुत प्रश्न पूछता था। तो उन्होंने कहा आपको जितने प्रश्न पूछना है आप पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब मैं कोर्स करने के लिए गया तो एक माता जी जो थे, थोड़े एज भी था उनका, वो बैठे हुए थे मेरा कोर्स कराने के लिए। तो मैंने कहा नहीं, अब इनसे तो इतना ज़्यादा प्रश्न नहीं करना चाहिए क्योंकि उनका उम्र भी था। लेकिन मज़े की बात ये थी कि फिर उन्होंने जब मुझे स्वागत किया और कहा 1 मिनट हम भगवान को याद करेंगे, फिर 7 डेज का कोर्स शुरू करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं क्या? मैंने कहा अच्छा, यहाँ पे हर व्यक्ति टक्कर का ही है, भले क्या बोलते जेंडर कोई भी हो या उम्र कोई भी हो। आई थॉट कि शी इज अ विमेन, इनको परेशान नहीं करना चाहिए। बट देन शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन कि मैं आपसे प्रश्न पूछूं। मैंने कहा प्लीज गो अहेड। एंड बिलीव मी, जो मैं लॉजिक और रैशनैलिटी को यूज करता था उसी के आधार पर, मुझे नहीं पता था कि उनको मेरे बारे में इतना सब जानकारी है, लेकिन उन्होंने वही रैशनैलिटी, मैं जिस तर्क को आधार बनाता था ब्रह्मा कुमारी इसके ज्ञान को काउंटर करने के लिए, एंड शी यूज्ड द सेम साइकोलॉजिकल टूल। उन्होंने मुझसे पूछा भगवान को मानते हैं? मैंने कहा हाँ। मतलब किसको मानते हैं? मैंने कहा 2-3 भगवान हैं। मैंने कहा हनुमान जी को मानता हूँ, अयप्पा हैं साउथ इंडिया में। तो बोला अच्छा, कितने समय से मानते? मैंने कहा जब से होश संभाला है तो करीब करीब हो गया होगा 15 साल के करीब। तो उन्होंने कहा आपके परम इष्ट कौन है? मैंने कहा हनुमान जी। तो फिर वो माता जी ने एक प्रश्न पूछा कि मान लीजिए आपका 15 साल हनुमान जी के साथ बहुत अच्छा संबंध है। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो नॉवेल्स पढ़ते थे, मैं गीता प्रेस की गोरखपुर की गीता पढ़ता था। वो मूवीज देखने जाते थे, मैं हनुमान के मंदिर में और अयप्पा मंदिर में जाता था। तो फिर वो माता जी ने प्रश्न पूछा कि मान लीजिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए, बीच में एक टेबल था कि मान लीजिए यहाँ पर हनुमान जी प्रकट हो जाए अभी के अभी, आप भगत की इच्छा पूर्ति के लिए, दर्शन के अर्थ वो यहाँ आ जाएं। मैंने कहा मान लिया जी। फिर वो माता जी ने पूछा कि हनुमान जी आपसे क्या बात करेंगे? और उन्होंने बहुत सिंपल उन्होंने कहा वो हिंदी में बात करेंगे, संस्कृत में बात करेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे, आपके मदर टंग में बात करेंगे। दूसरा हेलो बोलेंगे, ओम शांति बोलेंगे, ओम बोलेंगे। एंड बिलीव मी, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। आई वॉज लाइक, मेरे पास, मैं सोच ही रहा था। फिर वो माता जी ने कहा इसका तात्पर्य ये है जिनके साथ आप 15 साल के साथ संबंध जोड़े हैं उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। इसका मतलब आपका संबंध या दोस्ती जो है ना
वो निरर्थक है। हाँ। उसका कोई आधार नहीं है, वन डे कम्युनिकेशन ही है। यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट हनुमान जी, व्हाट विल ही स्पीक, हाउ ही विल एड्रेस यू। आपको बच्चा बोलेंगे, भगत बोलेंगे, बेटा बोलेंगे, और क्या किस बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। और तब मुझे लगा कि ये जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है, यहाँ पे भले स्वामी भाई हैं या ये माता जी हैं, इनको बहुत हल्के रूप में नहीं लेना है। ये बहुत गहरी बातें और बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं। सो दैट वाज माय, टू बी वेरी ऑनेस्ट, माय फर्स्ट पॉजिटिव इम्प्रेशन कि आई शुड नॉट टेक देम लाइटली। करेक्ट। सेकंड, मैं उसी से जुड़ी हुई बताता हूँ। 3 दिन का मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ और उसके बाद वहाँ पर एक कुमारों की भट्टी रखी गई थी। अच्छा। गोरेगांव करके क्षेत्र था, जगह है। तो दीदी स्वामी भाई के साथ बात कर रहे थे कि भट्टी है, सैटरडे संडे 2 दिन का है, आपको जाना है। भट्टी माना लंबे टाइम के लिए मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना। इट इज कॉल्ड एज एन इंटेंस मेडिटेशन सेशन। जो लोग काफी समय से ब्रह्मा कुमारीज में हैं, उनके लिए एक 2 डेज का रिट्रीट जैसा होता है। सारा दिन आप बैठ करके ज्ञान और योग करते हैं। बहुत इंटेंस वाइब्रेशंस होती है, उससे बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं, आत्मबल उसमें आता है। तो जब दीदी और स्वामी भाई डिस्कस कर रहे थे, मैं बाजू में खड़ा था। तो फिर वो वहाँ के जो निमित्त टीचर बहन थे सेंटर के, उन्होंने स्वामी भाई को कहा कि आप गिरीश भाई को भी लेकर जाइए। अच्छा। तो स्वामी भाई ने वहाँ की बहन को कहा कि ऑलरेडी बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे, उनके लिए है, इन्होंने तो अभी तो कोर्स ही कंप्लीट नहीं किया। तो वो दीदी ने स्वामी भाई को कहा, नहीं, भट्टी में गीली लकड़ी को भी आग लग जाएगी। अच्छा। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि कौन है गीली लकड़ी और ये भट्टी क्या है। तो मैंने कहा क्या बातें हो रही है। तो स्वामी भाई ने कहा नहीं नहीं, वो हम हैंडल कर लेंगे जी। और उसी दिन हम गए और मार्केट में से ये वाइट जो ड्रेस है, अच्छा, कुर्ता और पैजामा है, वो ले करके, सेकेंड डे जो सैटरडे था, हम सुबह सुबह वहाँ पहुँच गए। और जब वहाँ पहुँचे तो मेडिटेशन और सब चल रहा था। तो बस एक ही अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ। तो वो एक बड़ा सा हॉल था और जब हमारा जो मुरली क्लास जिसको हम कहते हैं, ईश्वरीय महावाक्य डेली जो वो कंप्लीट हुआ, और उसके बाद वहाँ के जो वरिष्ठ भाई थे, उन्होंने एक भाई को कहा आप संदली में बैठ के, जो बैठक होती है, जहाँ बैठ करके डिस्कोर्स दिया जाता है, एक भाई को बीच वाले संदली में बिठाया, एक और भाई को साइड वाले संदली में बिठाया, और हमारी तरफ आकर के मुझको कहा आप बैठकर मेडिटेशन कराओ। और सच में मेरा बीपी बढ़ने लगा। ये भाई को मेडिटेशन कुछ ज्यादा पता नहीं है और इसको उठाकर संदली में बिठा दिया। हाँ, और मेरे को समझ में ही नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मेरे से तो अच्छे यहाँ पर मेडिटेशन करने वाले हैं, बट उस वक्त इतना शांत वातावरण था और वहाँ इतना कोई बातें नहीं करता था। तो मेरे बाजू में एक भाई थे, उन्होंने कहा उठो और जाओ। और अब मुझे घबराहट होने लगी कि मेरे को करना क्या है। मैं तो नहीं जानता था कि मेडिटेशन ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग कैसे किया जाता है। तो मैं जैसे ही स्टेज में जाकर के वो संदली में बैठा, तो मैंने वो बाजू वाले भाई को देखा कि वो कैसे बैठ रहे हैं, बैठक भी कैसे होती है वो भी मुझे नहीं पता था। तो उन्होंने दोनों पालती लगा करके सुखासन में बैठे, तो मैंने भी वैसे ही मैं भी बैठ गया। अब ब्रह्मा कुमारी इसके मेडिटेशन में चैंटिंग करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, श्वासों पर फोकस। पता ही नहीं था मुझे, कुछ आइडिया नहीं था। मेरा तो फर्स्ट 3 दिन का ही कोर्स हुआ था। तो फिर मैंने थोड़ी सी एक युक्ति रची, वो शायद पता नहीं क्या कमाल था, जादू था। मैंने सोचा कि मैं थोड़ा आंखें खोल करके देखता हूँ ये क्या कर रहे हैं। तब तक का मेरा अंडरस्टैंडिंग ये था कि मेडिटेशन आंखें बंद करके ही ध्यान किया जाता है। हाँ जी। जनरली आज तक का हमारा अंडरस्टैंडिंग यही होता है, ज्यादातर यही समझते हैं। हाँ जी। या ध्यान में आंखें बंद करके। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो सब आंखें बंद करके ही मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैं थोड़ा आंखें खोल करके देखता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं और मैं उसको फॉलो कर लूंगा, क्योंकि मुझे घबराहट हो रही थी। तो मैंने थोड़ा आंखें खोल करके सामने वाले जो भाई बैठे थे उनको देखा, तो वो भी आंखें खोल के मुझे ही देख रहे हैं। तो मुझे लगा कि शायद इनको मेडिटेशन नहीं आता होगा। मैंने बाजू वाले को देखा तो वो भी मुझे ही देख रहे हैं, और तीसरे भाई को देखा, फिर सभी को देखा, तो वो बस आंखें खोल करके मेडिटेशन कर रहे हैं। तो मुझे हल्के रूप में मैं बताता हूँ, मुझे ये इस बात का हल्कापन आया कि ब्रह्मा कुमारी के राजयोगा मेडिटेशन में कुछ करना नहीं होता है, बस आंखें खोल के एक दूसरे को देखते रहो। दैट वाज माय फर्स्ट इनिशियल अंडरस्टैंडिंग, फर्स्ट इंप्रेशन आपका ये बैठा। ओके। और क्योंकि वो बहुत अच्छा म्यूजिक बज रहा था और मेरा मन भी थोड़ा शांत हो चुका था, मुझे बहुत अच्छा शांति की अनुभूति। कुछ करना नहीं है, बस देखते रहो। वो लेटर ऑन मुझे पता चला कि वो दृष्टि लेना और देने का वो जो
जो वो प्रैक्टिस होता है। और जब मज़े की बात ये थी कि जब वो मेडिटेशन ख़त्म हुआ और जब मैं संदली से नीचे उतर करके हमारे जिस सेंटर के भाई लोगों के साथ हम आए थे, कुमारों के साथ, उसमें से एक भाई मुझे गले लगाकर कहता है, गिरीश भाई क्या मेडिटेशन कराया है। और अच्छा। मैं तो बहुत अचंभित हो गया था कि मैंने तो मुझे कुछ मेडिटेशन मैंने कराया नहीं है, लेकिन आज मुझे ये महसूसता होती है कि वो जो एक डिवाइन शक्ति है, परमात्मा, वो हम आत्माओं को चुनता है और उनके द्वारा बहुत किसी को भी अनुभव करा देता है। बहुत ही तो मुझे तीसरे दिन जो मैं राजयोगा मेडिटेशन कर रहा था, परमपिता परमात्मा ने संदली में बिठा भी दिया, बिना कुछ ज्ञान के योगाभ्यास भी करा दिया, दृष्टि भी दिलवा दिया। वंडरफुल। सो दैट वाज। और लास्ट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जब मेरा ट्रेनिंग खत्म हुआ और जब मैं वापस जा रहा था, मुझे अभी भी याद है, स्टेशन में स्वामी भाई ने मुझे कहा, लेटर दिया कि अब आप जहाँ जा रहे हो वहाँ पे आप रेगुलर मेडिटेशन करना, सेंटर पे जाना। अब आप भगवान के और ब्रह्मा कुमारी के एम्बेसडर हो। अच्छा। अब आप जानो और परमात्मा जाने, मैंने अपना कार्य कंप्लीट कर दिया है, आपको सत्य मार्ग पे की शुरुआत करवा दी है। अब आप अपने रीति से इस पाथ को लेकर जाइए। बहुत ही सुंदर। आप दोनों की जर्नीज जो स्टार्ट होने की है बहुत ही एक्साइटिंग सुनाई दे रही है। आई एम श्योर आपका एक्सपीरियंस भी उतना ही सुंदर रहा होगा। लेकिन एक चीज़ जो क्वेश्चन मन में आता है, आप उस समय बहुत यंग थे, अभी अभी जॉब शुरू की थी, आप तो अभी पढ़ाई ही कर रहे थे और ये मार्ग पे चल पड़े, तो आप तो अच्छे अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपके आसपास वालों को तो थोड़ा सा लग रहा होगा ना, ये क्या करना शुरू कर दिया। तो उसके कारण कुछ चैलेंजेस आपके परिवार से या आपके पीयर्स से कुछ आपको ऐसे चैलेंजेस आए हों? गिरीश भाई का मैं अनुभव भी सुन रहा था, तो वो हनुमान की बातें कर रहे थे। तो उसी तरह बचपन से जो है ना, हमारे घर में बहुत भक्ति होती थी लॉर्ड अयप्पा की। और आपको पता होगा केरला में ये बहुत बहुत फेमस टेम्पल भी है और लॉर्ड अयप्पा को बहुत याद करते हैं। तो बचपन से मैंने अपने पापा को भी देखा, वो मंदिर में जाते थे। और वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम है कि जब आप उस मंदिर में जाते हो तो आप में पूरी स्वच्छता होनी चाहिए, तन की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, व्यवहार की स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता, ये सब होना चाहिए। तो और ये कहा जाता था कि आपके संकल्प बहुत शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए जब आप दर्शन के लिए दर्शन के लिए जा रहे हो। और आपको करीब 41 डेज का व्रत रखना पड़ता था। उसमें एक चीज, क्योंकि आपने कहा ना यंग समय पर हम लोग जब इस तरह से जाते हैं, तो हम लोगों ने बचपन से ये देखा है। और वहाँ पर एक सिस्टम भी बना हुआ है कि वो मंदिर में सिर्फ भाई लोग जा सकते हैं। अच्छा। बहनों में जा सकते हैं, लेकिन वो छोटी कन्याएं जाएंगे या एक थोड़े बुजुर्ग बहनें जा सकते हैं। अच्छा। तो मुझे ये हमेशा ये संकल्प चलता था कि भाई भगवान के यहाँ तो कोई भी जा सकता था, हमारी तो माँ ने भी हमें जन्म दिया, हमारी अपनी बहनें हैं, ऐसा क्यों है? बट उसका मुझे कभी कोई जवाब नहीं मिला। शायद वो मंदिर का वो एक प्रोटोकॉल है, वो रिचुअल है। मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था ऐसा यंगस्टर, और जो मैंने कॉलेज में पढ़ाई की तो बहुत व्यर्थ और क्या क्या हो जाता है। उसके बाद मैं उस समय एक जब वो मंदिर जा रहा था तो मुझे ये कहा गया, ये महसूस किया गया, आपके संकल्प बहुत शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र होना चाहिए। एंड नोबडी इज टेलिंग मी अ मेथोडोलॉजी टू डू दैट, कैसे करना है। सो दैट वाज अ लॉट ऑफ इंटेंस इमोशनल प्रेशर ऑन टू मी। और मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है कि मैं पापा के साथ जब वो मंदिर में जा रहा था, तो जैसे जैसे भीड़ बहुत होती है, और जब वो मंदिर के दर्शन के लिए गए ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये फीलिंग आई कि नो, मैं आपको दर्शन है ना लेने या देने के लायक नहीं हूँ, नो आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट। और मैं वो लाइन से निकल गया था। और एक अकेले जगह पे मैं खड़े होकर उस अय्यप्पा से मैंने मतलब आई कम्युनिकेटेड कि मैं थोड़ा ना अपने संकल्पों को ठीक करके, शुद्ध करके फिर मैं वापस आऊंगा, अभी मैं उसके लायक नहीं बना हूँ। इसलिए जब मैं ब्रह्मा कुमारी इसमें राजयोग का जब 1 वीक का कोर्स कर रहा था, सबसे अच्छी बात मुझे पता क्या लगी, वहां पर एक बहन मुझे कोर्स करा रहे थे। ओके, तो आपको ये दिस इज समथिंग व्हिच आई फेल्ट सो गुड। और जब उस कोर्स में ये जब बताया गया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बहनों को आगे रखा गया है, दैट वाज समथिंग व्हिच रियली टच्ड माय हार्ट, कि एक ऐसा विश्वविद्यालय, आध्यात्मिक संस्था सारे विश्व में है जहाँ बहनें सबसे आगे रहते हैं। ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और जब धीरे धीरे वो कोर्स जब मैं कंप्लीट होने लगा, तो जब उनमें बताया गया कि मेडिटेशन करने के लिए जो आधार स्तंभ है, चाहे वो सत्संग हो, शुद्ध अन्न हो, दिव्य गुणों की धारणा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कहा कि आपके व्यवहार में शुद्धता होनी चाहिए, पवित्रता की जो बात है, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगी। और मुझे ये महसूस हुआ कि यहाँ पर रहकर
मैं अपने को जीवन को पवित्र शुद्ध बनाकर फिर मैं मंदिर में दर्शन के लिए जाऊंगा। वहाँ के लिए वर्दी हो जाएंगे। हाँ, वर्दी हो जाएंगे। तो इसीलिए जब मैं इस मार्ग में चलने लगा, आई वाज सो क्लियर विथ माय विजन एंड ऑब्जेक्टिव। बट मुझे जो चैलेंजेस जो आए, चैलेंजेस परिवार से नेचुरली, हर परिवार में माता पिता चाहते हैं कि उनका है ना बच्चा जो हो जैसे वो फैमिली लाइफ में जिए और वो सब। बट आई फेल्ट कि नो, वो द पाथ विच आई एम टेकिंग इज द राइट पाथ, क्योंकि बचपन से ही हमें ये मंदिर में और ये सब कहा गया, तो वहाँ पे ये शुद्धता पवित्रता की बात तो थी ही। तो ये जो चैलेंज जो आया जरूर, बट इट वॉज वेरी इजी फॉर मी टू ओवरकम इट। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, आज के इस वातावरण में इसको शुद्ध करने के लिए, वातावरण को शुद्ध करने के लिए भी हमें स्वयं इस मार्ग पर चलना पड़ेगा। क्योंकि इस विद्यालय का एक बहुत सुंदर जो विजन स्टेटमेंट है कि स्व परिवर्तन से हमें विश्व परिवर्तन करना पड़ेगा। एंड नेचुरली हम लोगों ने बचपन में ये भी पढ़ा था, क्लेanliness इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। तो जब हमारे संकल्पों में वो शुद्धता पवित्रता होगी, तो आपके जहाँ आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं, सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होने लगता है। हाँ, इनिशियली बहुत लोग आपको टेस्ट जरूर करते हैं, दे विल ट्राई टू टॉन्ट यू विद ऑल योर दिस वन, बट क्योंकि ये इतना हम लोग इंटरनली हमको अच्छा लगने लगता है कि वो जो चैलेंजेस, कोई बहुत बड़े चैलेंजेस हमको फील नहीं होते। मीन्स आप वे कर सकते हैं कि किससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, तो यू वांट टू स्टे ऑन दैट। एब्सोल्युटली, यस यस यस। तो आप स्वभाव में आप दोनों का थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है। आप ज़्यादा लग रहे हैं कि जैसे छोटे भी हैं, और आपका नेचर भी लग रहा है कि आपको शायद और चैलेंजेस आए हों आपके पीयर से कि ये तो इतना एक्टिव रहने वाला गिरीश ब्रदर जो हैं, और अभी आप ये कौन से स्लो मेडिटेशन के मार्ग पे चल पड़े, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ? देखिए, मैं दो बातें आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो जो पर्सनल लाइफ होता है, फैमिली लाइफ होता है, और एक हमारा एजुकेशन या एकेडमिक या प्रोफेशनल लाइफ के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि वहाँ के सिनेरियोज अलग होते हैं, सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं, और घर परिवार की जो जिम्मेवारी है, भविष्य है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। और मैं समझता हूँ कि दोनों ही चैलेंजिंग वर्ल्ड में मेरे लिए थोड़ा आसान था, क्योंकि मैंने दोनों ही चीज़ में स्वामी भाई की बहुत मदद ली है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि हम बहुत युक्तिबाज थे और युक्ति क्योंकि दोनों को सिमिलर टाइप के चैलेंजेस लगभग हमको आ रहे थे, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को इनको ही फॉलो किया है। जैसे कि मैंने जब अपना कॉर्पोरेट जो जॉब था वो छोड़ा, और मेरे पास आगे क्या करना है, तो स्वामी भाई को देखकर मैंने भी टीचिंग लाइन प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, क्योंकि इनका सहज जीवन देखा, टाइम हमको बहुत चाहिए था। इसी तरह सेवाओं के क्षेत्र में भी वो पहले वाचा सेवा में आए, और उसको देखते देखते फिर हम भी आ गए। तो कहने का भावार्थ ये है कि मेरे लिए बहुत सहज था, इट वॉज नॉट वेरी डिफिकल्ट। और एक और भी रीज़न ये था कि मुझे कुछ भी चैलेंजेस होता था तो इनका सपोर्ट रहता था। फैमिली में भी अगर कोई ज्ञान में नहीं चल रहा है तो लेकिन उनका सपोर्ट था कि बाबा है और हम हैं, और साथ में मिलकर हम वो चैलेंजेस को फेस कर सकते थे। लेकिन यस, जो पर्सनल लेवल पर मेरे जो चैलेंजेस थे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा और व्यूअर्स को भी शेयर करना चाहूँगा, कि मैं बहुत ईगोइस्टिक था और बहुत जल्दी गुस्सा आता था, और मैं किसी चीज़ को जब तक मेरे अंदर से आवाज़ नहीं आएगी तब तक मैं स्वीकार भी नहीं करता था। अगर मैं आपके साथ अगर आर्ग्यू कर रहा हूँ, दिन का वक्त है और मैं बोलता हूँ रात है, मैं स्वीकार ही नहीं करूँगा कि अभी दिन है, एंड आई विल जस्ट नॉट एग्री। बहुत ज़्यादा अभिमान का हो और वो सब था। तो उस पर्सनालिटी से जो अभी बहुत हद तक वो सब जो गलतियाँ हैं या फिर जो गलत आदतें और स्वभाव संस्कार है, उस पर बहुत ज़्यादा जो है परिवर्तन हुआ है, और बहुत माइल्ड और स्वभाव बहुत सिंपल और इजी, जितना हम यथाशक्ति कर पाए हैं। पहले अगर गिरीश होता था तो मैं 2 बातें सुना देता था सामने वाले को। आज भी कभी कभी हो जाता है, लेकिन बाय एंड लार्ज आई ट्राई टू रिमेन थोड़ा सा सिंपल और इजी हो करके। और वो जो परिवर्तन है, और उसका भी हमारे बीच जो आर्ग्यूमेंट होता था वो भी इन्होंने बहुत फेस किया है, मेरा जो गुस्सा और आर्ग्यूमेंटिव नेचर जो है। बट देन बहुत हद तक अभी उसमें सुधार हुआ है। बस मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि कैसे ब्रह्मा कुमारीज़ का ज्ञान हमको हेल्प करता है।
कि जैसे फैमिली को जो एक प्रॉब्लम आया था, हमारी जो लौकिक माँ है उनको एक बीमारी हुई थी, और उस बीमारी को जिस प्रकार से हमने बहुत अच्छी तरह फेस किया, पूरे परिवार ने फेस किया, और उस दौरान पे हम दोनों भाइयों को जो जैसे स्वामी भाई कह रहे थे कि शादी करो और रिस्पॉन्सिबल बनो, उसका जो चैलेंज था, तो वो सब जो चैलेंजेस थे बहुत आसानी के साथ और बाबा के ज्ञान को, धारणाओं को फॉलो करके वी वर एबल टू फेस इट वेरी ब्यूटीफुली। परमात्मा है जिसको हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं या भगवान कहें, गॉड कहें, उनकी जो शिक्षाएं हैं और उनके बताए हुए मार्ग, जैसे स्वामी भाई कर रहे हैं व्हाट एंड हाउ टू डू इट, तो वो उसके आधार से हम लोगों ने बहुत आसानी से जो चैलेंजेस आए हैं, फैमिली चैलेंज आपने हैंडल किया। स्वामी भाई जी, एक प्रश्न आता है कि जब भी आप मार्ग पे चले तब आप बहुत यंग थे एंड अभी प्रोफेशन शुरू किया था, तो एज अ यंग प्रोफेशनल आपकी जो एस्पिरेशंस थी टू बी मोर सक्सेसफुल, बी पॉपुलर, बी मोर रिच, तो वो सारी एस्पिरेशंस क्या पीछे छूट गई या स्पिरिचुअलिटी ने कुछ मदद की या कुछ चैलेंजेस आए? दैट्स अ वेरी स्वीट क्वेश्चन। इनफैक्ट जब हम लोग इंजीनियरिंग पढ़ते थे ना, तब हमको हमेशा कहा जाता है यू हैव टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। तो हम लोग पूछे सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोला अच्छे से इंजीनियरिंग पढ़ाई करो जी। तो उस इंजीनियरिंग में एक बहुत सुंदर कंसेप्ट है, द कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, मतलब कितने भी केओस में भी आप स्थिर कैसे हो सकते हो। तो ये थियोरी में तो हम पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम कहीं पर भी जाते हैं तो वी सी लॉट ऑफ केओस एंड कंफ्यूजन। तो मैं सभी अपने यंग मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि आध्यात्मिकता हमें स्थिरता लेकर आता है, स्टेबिलिटी लेकर आता है। और जब हम स्टेबल होने लगते हैं तो हमारी रचनात्मकता बढ़ने लगती है, हमारा डिसीजन पावर बहुत अच्छा लगता है जी। खास मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है कि लाइफ में हम जो कुछ भी चाहते हैं ना, राइट, जो ड्रीम्स जो है ना, इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स अस टू अटेन दैट मच मोर इजीली। टू गिव यू अ वेरी क्लासिक एग्जांपल, मुझे बचपन से जब मैं हिंदी फिल्म सब देखता था तो मुझे हमेशा लगता था कि मुझे एक आई वांट टू जॉइन द आर्मी, आई वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, मुझे हमेशा लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कुछ सिलेक्शन हुआ नहीं। आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो एंड आफ्टर माई ग्रेजुएशन ऑल्सो, तो चलो ठीक है, इट्स ओके। और मैं फिर अपने टीचिंग लाइन में आ गया। तो एक दिन मैं वो सेंटर में बैठा था, उस सेंटर में बैठकर हम लोग जिसको परमात्मा के महावाक्य कहते हैं वो सुन रहा था। तो मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई, जहाँ जैसे ऑलमाइटी हमसे बात करके या सभी क्लास में आया कि आप एक रूहानी सैनिक हो, यू आर अ स्पिरिचुअल सोल्जर। जैसे ही मैंने सुना तो मुझे इतना अच्छा लगा कि ओ माय गॉड, बचपन से मैं चाहता था, वन ऑफ माय गोल वाज टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। आई कुड नॉट बिकम फॉर व्हाटसएवर रीजन, बट टुडे आई कैन बिकम अ स्पिरिचुअल सोल्जर। तो फिर मैं ये चिंतन करने लगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट सोल्जर एंड दिस स्पिरिचुअल सोल्जर। तो वो सोल्जर क्या करता है, देश की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, वो देश में अमन और शांति चाहता है। द सेम थिंग आई कैन डू ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। फिर मैंने डिस्कस किया, मैंने सोचा कि फिर अच्छा वो कौन, उसके उनके लिए कौन दुश्मन है, सरहद के उस पार वाले। हमारे दुश्मन कौन है? फिर मैंने महसूस किया हमारे अंदर जो कमी, कमजोरी, आलस्य, अलबेलापन, ईगो, गुस्सा, फियर, डर, भाई इस पर विजय होना जरूरत है। और जब हम इस पर विजय होने लगते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, तो हमारा लाइफ बहुत इजीली और सक्सेसफुल होता है। एंड आई लव टू शेयर माय वन ऑफ माय बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ। जब मुझे पहली बार ब्रह्मा कुमारीज की तरफ से इनविटेशन मिला कि आपको आर्मी ऑफिसर्स के लिए क्लास लेना है, वन ऑफ माय हैप्पीएस्ट डे ऑफ माय लाइफ वाज व्हेन आई वाज इनवाइटेड टू टीच दिस राजयोगा मेडिटेशन टू द हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ द वर्ल्ड, जिसको सियाचिन कहा जाता है, सब जीरो टेम्परेचर -53 to -83 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो वहां जब मैं जा रहा था तो आई वाज सो हैप्पी कि बचपन का वो प्यारा सा छोटा सा सपना था, देखो आई बिकेम अ स्पिरिचुअल सोल्जर एंड आई बीन इनवाइटेड टू ट्रेन द इंडियन आर्मी। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि जब हमारा मन शांत, शीतल, और जब हमारा मन उस परमात्मा के साथ जुड़ने लगता है, which is actually the meaning of योग, मीन्स संबंध जोड़ना, धीरे धीरे हमारे जीवन के सभी सपने बहुत सहज पूरे होने लगते हैं। बिल्कुल। लवनीत बहन, मैं एक चीज और ऐड करूंगा, क्योंकि स्वामी भाई आर्मी का और हमारा जो डिफेंस फोर्सेस की सेवाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, आपने कहा फेमस और सफलता, तो मैं आपको वो कॉन्ट्रास्ट बताना चाहूंगा कि हमारी भी, क्योंकि पापा भी सिविल डिफेंस में ही थे और हमारा बचपन भी बहुत कैंटोनमेंट एरिया में हुआ था, तो बट नेचुरल आपके मन में देशभक्ति और उस समय भारतीय सेना में ज्वाइन करना अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रेस्टीज माना जाता था।
तो मैंने 2 बार उसका रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर किया और उसके बाद इंटरव्यू में जाना पड़ता है। वो 5 दिन का होता है जिसको SSB कहते हैं। ओके। और वो बहुत टफ होता है, उसमें बहुत साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट होता है, लीडरशिप होता है। और दोनों ही बार मैं रिजेक्ट हो गया। अच्छा। ठीक है ना। और एक बार तो हमारा पूरा ग्रुप को ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि आप, और उन्होंने कहा आप में ऑफिसर बनने लायक कोई गुण नहीं है, आप जाइए पहले धारण करिए फिर वापस आइए। अच्छा। तो हताशा तो होती है क्योंकि हम तो उस वक्त यही होता है कि अच्छी नौकरी मिल जाए और पूरा जीवन संवर जाए। और जब हुआ नहीं तो फिर हम ऑप्शंस भी ढूंढते, फिर MBA किया और फिर दूसरे ही ट्रैक पे हमारी जीवन चल पड़ी और ब्रह्मा कुमारी इसमें भी हम आ गए। और जैसे कि स्वामी भाई ने कहा कि फिर हमें भी इंडियन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका प्रोग्राम में निमंत्रण मिला और हम उनका एक बार क्लास करा रहे थे। तो बातों बातों में मैंने उन ऑफिसर्स को कहा कि मुझे आप लोगों से मिलकर बड़ी खुशी होती है कि मैं वैसे तो वो जो कम्बैट ड्रेस है पहन करके भारत माँ की सेवा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से हम सेवा कर सकते हैं ताकि आप लोगों से हम मिले, थोड़ा मोटिवेशन। तो उसमें एक ऑफिसर बैठे हुए थे और वो पूरा उन्होंने कार्यक्रम सुनने के बाद लास्ट में उन्होंने कहा गिरीश भाई मैं आपके साथ कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए। बोला अच्छा हुआ भारतीय सेना ने आपको कुछ साल पहले रिजेक्ट किया। अच्छा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हैं सर, मुझे तो बड़ा खुशी होता था अगर सेलेक्ट कर लेते थे। तो वो ये कह रहे थे कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते थे तो आप हमको सलूट मारते थे, और क्योंकि आपको वहां पे सिलेक्ट नहीं किया इसीलिए आप ऐसे व्यक्तित्व बन पाए, आप में ये निखार आया, आप आध्यात्मिक बन पाए और इतनी अच्छी अच्छी बातें आप समाज के साथ शेयर करते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है कि मैं समझता हूँ अगर आपके दिल बहुत साफ है और आप सचमुच में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो जस्ट बिकॉज यू कुडंट get into one profession doesn't mean the end of life. Life throws you very wonderful opportunities. और आज मुझे इतनी खुशी होती है जब भी हम जो सैन्य बलों के लिए हम कार्यक्रम करते हैं उनके चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट लाते हैं तो उससे बड़ा सुकून मिलता है। और वही शायद स्वामी भाई कह रहे थे कि आंतरिक जो संतुष्टता है वही सफलता है। जी बहुत ही सुंदर। मीन्स आपकी जो एस्पिरेशंस हैं वो पूरी हो जाती हैं एंड और भी अच्छे तरीके से पूरी हो सकती हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, लेकिन लगे रहना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है सच्चाई और सफाई से तो हो जाता है। मतलब सोसाइटी को सर्व करने का चांस आपको किसी भी मार्ग पे मिल सकता है और आप दोनों ही भाई बहुत ही इस मार्ग पे चलकर सोसाइटी की सर्विस कर रहे हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, एज अ गाइड, मेंटर, सबको मेडिटेशन का मार्ग उसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ताकि वो भी एक्सपीरियंस कर सके। ये बहुत ही सुंदर सेवा आप कर रहे हैं। तो स्वामी भाई जी एंड गिरीश भाई जी, आप बच्चों के लिए बहुत वर्कशॉप्स करवाते हैं, तो उस यंग एज पर आप उनको स्पिरिचुअलिटी का क्या मैसेज देते हैं और उनको क्या इंस्पिरेशंस देते हैं? इनफैक्ट मुझे याद आता है कि वंस वी वर देयर इन नवी मुंबई एंड डॉक्टर कलाम सर हैड कम देयर टू इनॉग्रेट द प्लैटिनम जुबली एनिवर्सरी ऑफ यूनिवर्सिटी। और हम लोग करीब 200-300 टीचर्स, प्रोफेसर्स उनके सामने थे। तो डॉक्टर कलाम ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा एक छोटे से बच्चे के संस्कार को बनाने के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा। एंड देन ही आस्क्ड द ऑडियंस कि भाई बताइए सभी कौन कौन है। देन ही सेड द फर्स्ट इज मदर, उन्होंने पहला बोला जी। सेकंड तो सभी टीचर्स बोल रहे थे, ही सेड नो द सेकंड इज अ फादर जी। एंड द थर्ड तो सबने कहा टीचर्स। देन ही करेक्टेड अस, ही सेड इट इज प्राइमरी स्कूल टीचर, इट्स प्राइमरी स्कूल टीचर। तो मैं उस ऑडियंस में बैठकर मैं ये सोच रहा था कि यस व्हाट कलाम सर इज टेलिंग इज द रियलिटी, कि सारा जो संस्कार जो होता है इट इज बीन डेवलप्ड इन अ चाइल्ड एट अ वेरी यंग एज। और वहां बैठकर मैं सोच रहा था कि मैं ग्रेजुएट बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा इंडस्ट्रीज में ट्रैवल कर रहा हूँ, आई नीड टू बिगिन विद चिल्ड्रन। उस टाइम तक उनकी हैबिट्स बहुत स्ट्रांग हो चुकी होती हैं। एग्जैक्टली। तो मुझे याद आता है जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में फुल टाइम फैकल्टी था तो मैंने अपने एचओडी से कहा था सर हम लोग को एक दिन में 1-2 सेशन ही होते, बाकी सब थोड़ा सा फ्री रहते हैं या थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब होता है। तो मैंने अपने एचओडी से ऑफिशियल परमिशन लिया था। मैंने कहा सर हमारे कॉलेज के चारों तरफ बहुत सारे स्कूल्स हैं सर, तो कल डॉक्टर कलाम ने आकर मुझे इंस्पायर किया, आई नीड टू स्टार्ट। और फिर मैंने उनको बोला व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। मैंने कहा सर आप मुझे थोड़ा सा परमिशन दे दीजिएगा ताकि मैं नजदीक के स्कूल में फ्री टाइम पर जाकर उनको मैं जाकर पढ़ाऊं। या प्लीज गो अहेड। तो मैंने अच्छा बायोडाटा सब बनाया और सारे स्कूल्स में जाकर मैं कहता था आई वुड कम लाउड टू कम एंड मीट योर चिल्ड्रन। सो उनको भी अच्छा लगता था कि एक इंजीनियरिंग फैकल्टी आकर बच्चों को सिखा रहा है। और जब मैं वहां पर गया और मैंने जब उनके साथ इंटरेक्ट करने लगा तो मैंने देखा बच्चे बहुत आजकल हाइपर एक्टिव हो रहे हैं
उसको मैंने थोड़ा एनालाइज किया तो पता चला कि बच्चों की वैसे कोई गलती नहीं है, चारों तरफ माहौल में वो कोई स्टेबिलिटी देख ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, उनको शांत होने का कोई मेथोडोलॉजी नहीं मिल रही है। कभी कभी हाँ टीचर्स भी गलती से क्लास में आते हैं और इतनी जोर से चिल्ला कर कहते हैं बी साइलेंस, बी साइलेंस। अब साइलेंस जब आप बोल रहे हो तो आपका रंग रूप स्वरूप वाणी में आना चाहिए ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये बच्चों के साथ हमको इंटरेक्ट करना चाहिए। दैट इज हाउ वी स्लोली डेवलप्ड अ कैप्सूल मॉड्यूल और हम लोग ने बच्चों को ट्रेनिंग देना आरंभ किया। और उसी दौरान मैंने देखा कि हमारे कॉलेज में भी एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया। अच्छा। तो फिर प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा देखो ऐसा हो रहा है तो व्हाट वी शुड डू। मैंने कहा हम लोग उनको इंजीनियरिंग तो सिखा रहे हैं लेकिन मन को स्टेबल कैसे करना सिखा ही नहीं रहे। तो उन्होंने कहा ओके नाउ यू स्टार्ट डूइंग इट। तो मैं सिलेबस के अलावा उनका हर क्लासरूम में जाकर उनको थोड़ा सा कंसंट्रेशन क्या है, स्मरण शक्ति कैसे बढ़ाना है। और धीरे धीरे मैं ये फील करने लगा कि जितना मैं बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने लगा उतना आई वाज गेटिंग मोर हैप्पीनेस, मोर जॉय एंड दैट इज हाउ माय इंटरेक्शन विद द चिल्ड्रन स्टार्टेड। धीरे धीरे गिरीश भाई ने भी बहुत सेशंस ऐसे करने लगे एंड ही इज एन एक्सपर्ट इन डीलिंग विद, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट काउंसलर्स यू नो, जो बच्चों को भी काउंसलिंग करते हैं, पेरेंटिंग के लिए भी बताते हैं और उनको बहुत प्यार से मेडिटेशन भी सिखाते हैं। तो ऐसे जो स्पिरिचुअलिटी, ये मैच्योर से सब्जेक्ट्स आप बच्चों के सामने कैसे रखते हैं? ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है नवनीत बहन की, बच्चों को ये समझना बहुत डिफिकल्ट है। एक्चुअली बच्चे चीज़ों को बहुत जल्दी स्वीकार करते हैं और एक बात उन्होंने स्वीकार कर ली और वो अगर उनके सबकॉन्शियस में चला गया एंड दे विल प्रैक्टिस इट। लेकिन होता क्या है कि शायद समाज का हो या माता पिता का हो, उनको उससे हटा करके पढ़ाई पे एक्सटर्नल मार्क्स और उन सब चीज़ों पर हमारा इतना फोकस हो जाता है कि वो जो इंटरनल जो ग्रोथ है, मन का जो ग्रोथ है, उस पे थोड़ा सा हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो बच्चों को कोई भी बात समझाना बहुत सहज है, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आप उनको पसंद आने चाहिए। अगर आप पसंद आ गए, जी जी। आप उनको बोलेंगे बैठो तो बैठ जाएंगे, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाएंगे, मतलब इट्स वेरी इजी। और आप पसंद तब आएंगे जब आप उनके लेवल पर जा करके उनसे इंटरेक्ट करेंगे। उनको मम्मी पापा बहुत बड़ा इंजीनियर और फिलोसोफर नहीं चाहिए। उनको उनके जैसा व्यक्ति चाहिए जो उनके लेवल पर जाकर उनके साथ इंटरेक्ट करे, मस्ती करे, खेले, और हम उनको ज्ञान भी सुना सकते हैं एंड दे विल लिसन टू यू, और बहुत प्यार से सुनते हैं बिकॉज दे लाइक यू। और किसी को कोई पसंद करता है, उनकी बातें सुनते हैं तो वो बहुत अच्छी तरह धारण करते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि बच्चा उस स्कूल से घर जाता है और वो स्कूल में जो टीचर है, मैडम है, उसको बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो मैडम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, गुड मार्क्स देते हैं, उसको बहुत चॉकलेट्स वगैरह देते हैं। और घर में माँ कहती है कि ये बेटा तुम गलत पढ़ रहे हो, तो पता है बच्चा क्या कहता है? मेरी मैडम ने सिखाया है वो ही करेक्ट है, आप जो बोल रहे हो वो गलत है, क्योंकि मैडम से उसको वो पसंद आती है। बिल्कुल। तो कहने का भावार्थ ये है कि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं और वो इनोसेंस में आप एक बहुत अच्छा जो कंसेप्ट है, एक आइडिया जो है जीवन के प्रति, वो इनग्रेन कराना इट्स वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू बिकम अ चाइल्ड, you leave your advice mode and you become like them, be with them, and then interact over a period of time. They will keep listening to you. It's very easy actually. And I think given the scenario, मतलब जैसे आपने बोला माहौल ही आजकल ऐसा है कि स्टेबिलिटी आसपास देखने को नहीं मिलती, उस टाइम पे ऐसे एग्जाम्पल्स घर में हों जो उस मैसेज को दे सकें, एंड आप जैसे अच्छे अच्छे मेंटर्स, फैसिलिटेटर्स मिले तो करना चाहूँगा कि बीच में अभी जो कोविड का बहुत हुआ ना, और भारत सरकार कह रही थी कि नाउ द नेक्स्ट वेव इज गोइंग टू हिट चिल्ड्रन। नेचुरली सभी को बहुत डर भी था, फियर था, एंजाइटी था, और लग रहा था कि अगर बच्चे क्वारंटाइन में होंगे तो क्या होगा। तो आई वाज देयर इन अ जूम मीटिंग फॉर अ पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, तो इंटरेक्शन हो रहा था कि बच्चों अगर अकेले में हो गए तो क्या करना पड़ेगा। तो मैंने बहुत प्यार से कहा भाई यू एम्पावर द माइंड थ्रू मेडिटेशन। तो उन्होंने कहा अरे मेडिटेशन छोटे बच्चों को कैसे सिखाएंगे? मैंने कहा राजू का मेडिटेशन बहुत सहज है। बोला कैसे? तो हमने कहा वो बच्चों का एलकेजी सिलेबस है। जैसे एलकेजी सिलेबस में क्या होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मतलब हम सब चमकते हुए सितारे हैं, आत्मा कहो, सोल कहो, रूह, विच इज वेरी पीसफुल, लवफुल, जॉयफुल, राइट। फिर कहते हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ऊपर देखकर कहते भगवान मैं वंडर करता आप कैसे हो।
and up above the world so high, like a diamond in the sky. और जैसे गिरीश भाई कह रहे थे ना, हम बस उनको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार ही सिखा रहे थे, एंड दे वर एबल टू अंडरस्टैंड इट. वो उनको बहुत प्यार से समझ में आ गया. फिर हम लोग कुछ समय के बाद 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को बहुत प्यार से पूछते थे, बच्चे अकेले होंगे तो क्या होगा, क्या करेंगे? बोला हम मन से अपने माता पिता अगर दूर हैं उनको भी याद करेंगे, और मन से हम सर्व आत्माओं के पिता और परमात्मा को भी याद करेंगे, बिकॉज लाइक अ डायमंड इन द स्काई. तो दे आर एबल टू अंडरस्टैंड इट सो ब्यूटीफुली एंड ईजिली. बस जैसे गिरीश भाई कह रहे थे, उनको उनकी भाषा में अगर हम समझाएंगे तो इट एक्चुअली बिकम वेरी वेरी इजी. एंड ये सब उनको उनकी लैंग्वेज में एक बार समझा दिया तो एक बहुत ही एसेंशियल लाइफ स्किल आपने ट्रांसमिट कर दिया, आई थिंक, जो आजकल बहुत ही ज़रूरी है. तो बहुत ही सुंदर रहा ये एक्सपीरियंस शेयरिंग जो आपने हमारे साथ शेयर किया. तो आज की इस श्रेणी को हम कंप्लीट करने से पहले हम चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं के साथ कुछ मैसेज शेयर करें, स्पेशली फॉर द यंग यूथ, कि वो स्पिरिचुअलिटी को या मेडिटेशन को क्यों अपनाएं. मैं आपके माध्यम से सभी अपने यंग दोस्तों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लाइफ में सक्सेस के साथ साथ हैप्पीनेस को भी एक्सप्लोर करो. ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. और हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करने के लिए अगर मैं सिंपल सा एक आपको बताऊंगा तो डू 2 थिंग्स इन लाइफ. नंबर 1 इज गो एंड विजिट नेचर. प्रकृति के नज़दीक जाइए, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू बी कूल, काम, स्टेबल एंड देयरबाय हैप्पीनेस. एंड नंबर 2 इज क्योंकि यंगस्टर्स को बहुत फेमस होने का मन करता है और यंगस्टर्स को लगता है कि हमेशा हम फेमस लोगों से मिलें, प्लीज़ डू दैट. बट आपके उस कैटेगरी में गो एंड मीट दोज पीपल हु आर एक्चुअली वेरी वेरी हैप्पी अपार्ट फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल. और जब आप उनसे जाके मिलेंगे तो आप देखेंगे कि दोज पीपल हैव, जो खुश हैं वो एक्चुअली बहुत सफल भी हैं, राइट? तो अगर जब हैप्पीनेस की तरफ जाएंगे, स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, इनफैक्ट दैट itself is a meditative lifestyle. So I would request all of the youngsters to explore this beautiful journey of peace, love and happiness. Thank you. गिरीश भाई जी. मैं बस एक ही मैसेज कहो या एक छोटा सा टिप देना चाहूँगा कि जनरली यूथ का जो ओरिएंटेशन होता है वो बहुत कुछ हैविंग, पाना चाहिए जी, और बहुत कुछ डूइंग, और इसी में उलझे रहते हैं. क्या आगे क्या करें, आगे क्या करें, फिर हमको क्या मिलेगा, मार्क्स कितना मिलेगा, एडमिशन मिलेगा, हम क्या बनेंगे और आगे क्या करेंगे. तो ये चाहिए, बनना और करने के प्रोसेस में जो मैं हूँ उसको हम भूल गए. सो वी आर ट्राइंग टू बिकम समथिंग एंड देन वांट टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, पीस, लव. मेरा यही संदेश रहेगा कि जो बीइंग है वो ओरिजिनली में बहुत पीसफुल है, बहुत पावरफुल है. तो थोड़ा सेल्फ केयर. आज हम मोबाइल फ़ोन के साथ दूसरों के साथ चैट करते हैं, फेसबुक है उसमें फ्रेंडशिप बनाते हैं, फाइन, लेकिन खुद के साथ थोड़ा सा चैट करें, खुद को थोड़ा सा लाइक दें, नॉट एट द एक्सटर्नल लेवल. खुद को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना. खुद को खुद के साथ परमात्मा के साथ शेयर करें कि क्या हूँ मैं, क्या है जीवन का पर्पस. इस थोड़े से इन चिंतन के लिए अगर समय दें, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, आई थिंक एक्सटर्नली ऑल्सो हम बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं, प्रोवाइडेड माई इनर सेल्फ इज़ वेरी पावरफुल. बहुत ही सुंदर. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़े और इतनी सुंदर जर्नी, एक एक एक्सपीरियंस इतना डिटेल में हमारे साथ शेयर किया. थैंक यू. ओम शांति. ओम शांति. थैंक यू. धन्यवाद. ओम शांति. आज हमने सुना कैसे डॉक्टर स्वामीनाथन जी और प्रोफेसर गिरीश भाई, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और अपनी लाइफ को खुशी से भर दिया, और आज ये खुशी पूरी सोसाइटी में एज अ सर्विस ये दे रहे हैं. तो ऐसे और सुंदर सुंदर एक्सपीरियंस हम आपके सामने लाते रहेंगे. आप शांति सरोवर के YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए. अगली बार हम फिर आपसे मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ. तब तक के लिए ओम शांति.